गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। साइंस में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी जो परिभाषा है वो आप सुनिए क्या होगी। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ संयोग हो या योग हो, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अथवा इसकी देखो दूसरी परिभाषा क्या होगी, यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन हो या बाहर निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या बताई मैंने कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए परिभाषा क्या हुई कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के साथ क्या हो? संयोग हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या इसी की जो दूसरी परिभाषा है, या अथवा के रूप में हम परिभाषा क्या बना सकते हैं, तो वो आप देखिए। अथवा यानी किसी पदार्थ से अब इस बार यहां पे पहले हमने क्या रखा था? ऑक्सीजन। इस बार क्या आएगा? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या था? ऋण विद्युतीय तत्व। तो इस बार यहाँ पे क्या होगा? धन विद्युतीय तत्व। तो या धन विद्युतीय तत्व का क्या हो? निष्कासन हो, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है हमारे पास दूसरे नंबर की, कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का क्या हो? निष्कासन हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमने 4 बातें पढ़ी हैं। देखो पहली बात यहाँ पे क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन। दूसरी बात यहाँ पे है ऋण विद्युतीय तत्व के बारे में, और तीसरी बात यहाँ पे है हाइड्रोजन के बारे में, और लास्ट में हमारे पास है धन विद्युतीय तत्व। तो हम अब इनका अलग अलग उदाहरण के रूप में इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि ऑक्सीजन का किस प्रकार से संयोग होगा, ऋण विद्युतीय तत्वों का किस प्रकार से संयोग होगा, और इनका किस प्रकार से निष्कासन होगा। तो इनका हम यहाँ पे आगे उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। तो देखिए हमारे पास जो पहला उदाहरण है वो क्या है, या जो हमने बात की अभी परिभाषा में, तो परिभाषा में हमने बात की थी कि किसका संयोग या किसका योग? ऑक्सीजन का संयोग, यानी किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ क्या होना? संयोग होना। तो इसका उदाहरण क्या होगा वो देखिए आप। जैसे कि हम बात करें मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम धातु है वो किसके साथ क्रिया कर रही है? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे आप मैग्नीशियम को किससे गुणा करेंगे? 2 से, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी आप किससे गुणा करेंगे? 2 से।
तो आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं, आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक क्या है, यहाँ पे पदार्थ है और इस पदार्थ का किसके साथ संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, संयोग। और जब इसका ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, संयोग, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ क्या हो, संयोग, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं, देखो ये अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में जो मैग्नीशियम है वो किस में बदल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसके पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का क्या हो चुका है, योग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या है, योग, या ऑक्सीजन का संयोग। और जब ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग, तो वह क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी संयोग का मतलब वृद्धि, किसकी वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, इसमें कार्बन है, कार्बन किसके साथ क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप इस पद में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या है, ऑक्सीजन। तो क्या कह सकते हैं हम, ऑक्सीजन की क्या हो रही है यहाँ पे, वृद्धि। और जब ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि, तो हम उसे क्या नाम देंगे, ऑक्सीकरण। हम उसे क्या नाम देंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है। इसके बाद हम इसी में तीसरा उदाहरण देखें तो जैसे कि सल्फर है, वो किसके साथ क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आप इस पद में भी देख सकते हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग। और जब ऑक्सीजन का क्या होगा, योग या संयोग, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। तो इन तीन उदाहरणों में हमने किसकी बात की, ऑक्सीजन के योग की बात की। और जब ऑक्सीजन का योग होता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। अब हम दूसरे पद के बारे में बात करते हैं। और जो दूसरा पद था वो हमारे पास क्या था, यानी किसका योग, ऋण विद्युतीय तत्व का योग। दूसरा पद हमारे पास है ऋण विद्युतीय तत्वों का योग बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, संयोग। अब यहाँ पे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग कैसे होगा। तो हमने उदाहरण लिया FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड। और फेरस क्लोराइड की क्रिया हो रही है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। जब इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ होगी तो क्या बनेगा, FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड। यानी जो फेरस क्लोराइड है, कौन, फेरस क्लोराइड, वो किस में बदल चुका है, फेरिक क्लोराइड में। किस में बदल गया, फेरिक क्लोराइड में। और जब फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड में बदलता है तो आप देख सकते हैं कि जो फेरस क्लोराइड है, कौन, फेरस क्लोराइड है, इस फेरस क्लोराइड में क्या जुड़ चुका है, क्लोरीन। और क्लोरीन यहाँ पे क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्वों का क्या होना, जुड़ना, या ऋण विद्युतीय तत्वों का किसके साथ, ऋण विद्युतीय तत्वों का किसके साथ, जो यहाँ पे पदार्थ भाग ले रहा है। यानी इस पदार्थ में जो क्लोरीन है वो क्या हो चुकी है, जुड़ चुकी है। और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व। क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व। इसके बाद हम इसी में दूसरे उदाहरण की बात करें तो Mg यानी मैग्नीशियम क्रिया कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्या बन रहा है, Mg
Cl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बन चुका है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो इस पद में यदि हम देखें यहाँ पे मैग्नीशियम के पास ऋण विद्युतीय तत्व नहीं है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ऋण विद्युतीय तत्व दिखाई देगा। तो यहाँ पे बताओ किसका योग हुआ? ऋण विद्युतीय तत्वों का। और जब ऋण विद्युतीय तत्वों का क्या होगा? योग, तो वह अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो हमने जो दूसरा पद है वो क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग। इसमें पहला उदाहरण हमने पढ़ा फेरस क्लोराइड किसके साथ क्रिया कर रहा है? क्लोरीन के साथ। किस में बदल रहा है? फेरिक क्लोराइड में। तो यहाँ पे जो फेरस क्लोराइड है, इस फेरस क्लोराइड में क्या जुड़ चुका है? ऋण विद्युतीय तत्व। दूसरा उदाहरण आप देखें, जो मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम जो धातु है उसमें क्या जुड़ चुका है? ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा? क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। क्यों है? क्योंकि इन दोनों में किसका योग हो रहा है? ऋण विद्युतीय तत्वों का योग हो रहा है। आगे हम तीसरे पद के बारे में बात करते हैं। और जो तीसरा पद था हमारे पास वो किसके बारे में था? हाइड्रोजन के बारे में। अब भी दो पद हमने पढ़े, इन दोनों पदों में क्या था? योग। जबकि अब जो तीसरा पद हमारे पास नंबर 3, इस तीसरे पद में क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या होगा? निष्कासन। हाइड्रोजन का निष्कासन। जब हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तब वह अभिक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। निष्कासन का मतलब है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। हाइड्रोजन का क्या होना? बाहर निकलना। तो देखिए कैसे होगा ये अभिक्रिया। एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है ये? हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसकी क्रिया हमने दी किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बना? सल्फर प्लस 2HCl। अब आप इस अभिक्रिया में थोड़ा ध्यान दें। इस अभिक्रिया में आप क्या करें? थोड़ा ध्यान दें कि जो H2S है और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। इस H2S में या H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड से किसका पृथक्करण हुआ या किसका निष्कासन हुआ? तो वो निष्कासन हुआ किसका? हाइड्रोजन का। यानी यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो चुकी है? निष्कासित हो चुकी है। और जब हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। यानी इस पद में या इस पदार्थ में हाइड्रोजन है जबकि इस पदार्थ में हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप इसमें HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड क्रिया कर रहा है किसके साथ? H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। जब इनके मध्य क्या होगी? अभिक्रिया, तो क्या बनेगा? I2 प्लस H2O। अब आप इस अभिक्रिया में भी देखें और इस अभिक्रिया में इस पदार्थ की और इसकी बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। यानी हाइड्रोजन का क्या हो चुका है? निष्कासन। और जब हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद हम तीसरे उदाहरण की बात करते हैं। इसी में तीसरा उदाहरण हम कह सकते हैं इसी में H2S। और यदि हम इस H2S या इस उदाहरण की जगह हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं और वो देखिए क्या होगा? CH3CH2OH। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल। इस एथिल एल्कोहल का हम क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। तो यह जो अभिकारक है वो किस में बदल जाएगा? CH3CHO में प्लस H2 में।
तो यहाँ पे आप देखो, ये तो क्या है हमारे पास, एथिल एल्कोहल, ये तो क्या है एथिल एल्कोहल, जबकि ये क्या है एथेनेल, यानी ये तो एल्किल समूह वाला अभिकारक है और यह एल्डिहाइड वाला हमारे पास क्या है समूह है। तो यहाँ से यानी एल्कोहल किस में बदल चुका है, एल्डिहाइड में बदल चुका है। किसकी उपस्थिति में, जो ऑक्सीकरण हो रहा है नवजात ऑक्सीजन के साथ उसकी उपस्थिति में। तो यहाँ पे आप देखें कि इस एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन कितनी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे काउंट करेंगे तो 6 है, जबकि यहाँ पे कितनी है 3 और 1 4, जबकि यहाँ पे कितनी है 6। तो आप बोल सकते हैं कि जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन की कमी हो रही है, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का क्या हो रहा है निष्कासन। और जब हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो यह अभिक्रिया क्या होगी या कौन सी होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया भी क्या होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया को किसके रूप में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन के निष्कासन के रूप में। और ये जो तीनों अभिक्रियाएं हैं वो किसको बता रही हैं कि हाइड्रोजन का जो पृथक्करण है, हाइड्रोजन का जो निष्कासन है वो किस प्रकार से हो रहा है। अब हमारे पास जो अंतिम पद है, जो हमारे पास क्या है अंतिम पद, वो क्या है, यानी किसका निष्कासन इस बार, धन विद्युतीय तत्व का। तो देखिए चौथा पद हमारे पास है और वो है धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। धन विद्युतीय तत्व का क्या होना, निष्कासन होना। उदाहरण देखिए आप इसका, पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड क्रिया कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और जब क्लोरीन के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा, I2 प्लस KCl। संतुलित आप कर सकते हो यहाँ से 2 से इसको गुणा करके, और यहाँ पे B ये किससे गुणा होगा, 2 से। तो आप इस अभिक्रिया की तुलना करेंगे, यानी इस पदार्थ की और आप इस पदार्थ की तुलना करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोटेशियम आयोडाइड है, कौन, पोटेशियम आयोडाइड, इसके पास पोटेशियम है, जबकि यहाँ पे क्या नहीं है, पोटेशियम नहीं है। और जो ये पोटेशियम है, कौन, पोटेशियम है, वो कौन है, धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व। तो इस अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व का क्या हो चुका है, निष्कासन। और धन विद्युतीय तत्व कौन सा है, पोटेशियम। तो यह अभिक्रिया भी क्या होगी या कौन सी होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया को 4 पदों के द्वारा समझा सकते हैं कि एक तो क्या होना, ऑक्सीजन का क्या होना, योग होना, इसके अलावा ऋण विद्युतीय तत्व का योग होना, और पृथक्करण या निष्कासन होना किन किन का, हाइड्रोजन का और धन विद्युतीय तत्व का। इसके बाद हम बात करते हैं देखो ये जो अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं की परिभाषा तो आपको याद करनी है, इसके अलावा जो इनके उदाहरण हैं वो भी आपको याद करने हैं। अब हम एग्जाम में जो प्रश्न आता है उसके बारे में बात करते हैं कि जो एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है अभिक्रियाओं में। तो जैसे कि मैंने लिखा कि जो निम्न अभिक्रियाएं हैं, निम्न अभिक्रियाओं में X, Y, व Z पदार्थों की पहचान करते हुए अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। अब कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कि पहला उदाहरण मैंने लिखा FeSO4 यानी फेरस से सल्फेट,
और फेरस सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं, गर्म। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये अपघटित होगा, और अपघटित होगा तो क्या देगा, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया X पदार्थ और प्लस में लिख दिया मैंने SO3 यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड। संतुलित करने के लिए आपने इसको क्या किया, 2 से गुणा। दूसरी अभिक्रिया मैंने लिखी यहाँ पे AgI, प्लस में मैंने लिखा यहाँ पे Y पदार्थ जो इसके साथ क्या कर रहा है, क्रिया। जब इनके बीच क्या होगी क्रिया तो क्या बनेगा, NaI प्लस Ag। और तीसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं कैल्शियम CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम जो सल्फेट है वो किसके साथ क्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। जब इनके बीच क्या होगी क्रिया तो देखिए क्या बनेगा, एक पदार्थ को हमने लिख दिया क्या, Z, और जो दूसरा बनेगा उसको हमने लिखा Na2SO4। Na2SO4 यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, 2 से गुणा। अब आपके पास ये 3 अभिक्रियाएं हैं और इन 3 अभिक्रियाओं में 3 पदार्थ हैं, एक है X, एक है Y और एक है Z। इन तीनों पदार्थों को क्या करना है, पहचानना है और उसमें अभिक्रिया का आपको क्या बताना है, प्रकार बताना है। तो आप देखिए जब FeSO4 का क्या होगा, अपघटन होगा तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनता है, आपको पता है क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। और इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और आपको पता है ये अभिक्रिया मैंने पहले बता दी है। तो इसके अलावा सल्फर ट्राइऑक्साइड के अलावा यहाँ पे और क्या बनेगा, वो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो X पदार्थ है वो क्या होगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आप देखिए दूसरे नंबर की जो अभिक्रिया है यहाँ पे कौन है, Y पदार्थ। यह किसके साथ क्रिया कर रहा है, AgI के साथ यानी सिल्वर आयोडाइड के साथ। जब ये सिल्वर आयोडाइड के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद की तरह पे सोडियम आयोडाइड का निर्माण कर रहा है और Ag क्या हो रहा है, बाहर। तो आप देख सकते हैं, देखो Ag यानी सिल्वर यहाँ पे है, आयोडाइड यहाँ पे है, क्या यहाँ पे अतिरिक्त क्या है, सोडियम। तो यहाँ पे Y की जगह कौन आएगा, सोडियम। Y की जगह क्या होगा, सोडियम। अब आप देखिए तीसरे नंबर की जो अभिक्रिया है, कैल्शियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। तो क्रिया के दौरान क्या बनता है, Na2SO4 और एक क्या बन रहा है, Z पदार्थ बन रहा है। तो आप इस अभिक्रिया को आयनों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Ca प्लस का 2 और यहाँ पे क्या बनेगा, SO4 माइनस का 2। जब आप इसको भी पदों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस का और OH माइनस का। यहाँ पे भी आप 2 लगा सकते हैं। तो अब ये देखिए क्या बन रहा है वहाँ पे, Na2SO4 यानी ये वाला पद तो बन रहा है, जबकि दे कौन सा नहीं रखा आपको, ये वाला पद इसके साथ आपको नहीं दे रखा है। तो क्या बनेगा, जब इसको और इसको हम संयुक्त करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे Z पदार्थ क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए पहली जो अभिक्रिया है उसमें X पदार्थ क्या है, SO2। यहाँ पे जो दूसरी अभिक्रिया है वहाँ पे Y पदार्थ कौन है, सोडियम Na, जबकि यहाँ पे जो Z पदार्थ है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस प्रश्न में और क्या पूछा गया है, अभिक्रिया का प्रकार। तो अभिक्रिया का प्रकार भी आप दे सकते हैं। इस पदार्थ में या इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है और अपघटन के दौरान आपको 3 उत्पाद यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। तो कौन सी अभिक्रिया है, या तो आप बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन, या फिर अपघटन अभिक्रिया।
और वियोजन और अपघटन अभिक्रिया में भी अगर बात करें तो कौन सी है? उष्मीय वियोजन। इसमें भी यदि बात करें तो कौन सी है? उष्मीय वियोजन। इसके बाद जो दूसरे नंबर की अभिक्रिया है वह कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे सोडियम है जिसकी क्रियाशीलता Ag से क्या है? अधिक है। इस कारण Ag को यहाँ से क्या कर देगा? ये हटा देगा। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और जो तीसरे नंबर की अभिक्रिया आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे आयनों की क्या हो रही है? अदला बदली, यानी विनिमय हो रहा है। आयनों का क्या हो रहा है? विनिमय। और जब आयनों का विनिमय होगा तो वह अभिक्रिया कौन सी होगी? उसे हम बोलेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो आप ध्यान दें, एग्जाम में अभिक्रियाओं की परिभाषा तो पूछी जाती है, उदाहरण भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न है वो मैंने आपको बताया इस रूप से भी आते हैं। तो आप ध्यान दीजिए। इसके आगे जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।